हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप। हिंदी हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप क्या है? तो संस्कृत है। भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का काल मोटे रूप से देखा जाए तो 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कितना माना जाता है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक माना जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। संस्कृत भाषा के दो रूप मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं? तो संस्कृत भाषा के दो रूप मिलते हैं। संस्कृत भाषा के दो रूप मिलते हैं। एक है भाषा वैदिक संस्कृत, एक भाषा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, दूसरी वैदिक वाङ्मय की रचना हुई है। एक भाषा वैदिक संस्कृत है जिसमें वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक साहित्य की रचना हुई है, और दूसरी मौलिक या क्लासिकल संस्कृत है जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। तो वाल्मीकि, माघ, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास की रचनाएं किसमें है? तो वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक साहित्य में है। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली। कितनी? तो 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली। 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली। वो बोलियां कौन कौन सी थी? तो वो थी पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईस्वी पूर्व 500 ईस्वी पूर्व के बाद 500 ईस्वी पूर्व के बाद प्रवृत्तिता काफी बदल चुकी थी, जिसे पाल की संज्ञा दी गई। क्या? जिसे पाल की संज्ञा दी गई। इसका काल 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। पाल का काल 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी पूर्व तक है। बौद्ध ग्रंथों में पाल का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। क्या था? शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी। कितनी हो गई थी? तो इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी। यानी किसमें? तो बौद्ध ग्रंथों में पाल का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 4 हो गई थी। कौन कौन थी? तो पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी और दक्षिणी इसमें और ऐड कर दी गई थी। पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी और दक्षिणी। पहली है प्रथम।
पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। पहली ईस्वी तक पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हो गई। परिवर्तित होती हुई पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत रूप से अभिहित किया गया। किससे अभिहित किया गया? तो प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थी। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां तो कई थी, जिसमें मुख्य सौर सैनी, जिसमें मुख्य सौर सैनी। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। एग्जाम की दृष्टि से क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इसमें कंटेंट लेके आए हैं, जिसमें मुख्य सौर सैनी पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी प्रमुख थी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसमें मुख्य सौर सैनी पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी प्रमुख थे। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। किससे हुआ? तो प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का, जो क्षेत्रीय बोलियां थी, विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ, जिसका काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आज के प्रांत अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा रूप मिलते हैं। कितने भाषा रूप मिलते हैं? तो 2 ही भाषा रूप मिलते हैं। किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों आज भी 9 कितने? तो 9 लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया आदि आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच ही होगी। कितनी होगी? 6 और 10 के बीच ही होगी, इसमें कम नहीं हो सकती। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रों की अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ है। अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ है। यदि विभिन्न प्राकृतों के विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम के अभाव में प्राकृत नामों से ही अभिहित करें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं। अब है अपभ्रंश, आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं। अपभ्रंश है सौर सैनी अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं सौर सैनी से जो निकली हुई हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी,
सौर सेनी अपभ्रंश से निकली हुई जो आधुनिक भाषाएं या उपभाषाएं हैं तो है पश्चिमी हिंदी। आप लोग इसमें अंत तक बने रहिए, क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप है का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं हम। सौर सेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैशाची अपभ्रंश की, पैशाची जो कि अपभ्रंश आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं। पैशाची से निकली हुई लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ की आधुनिक भाषा है तथा उपभाषा सिंधी। महाराष्ट्री की क्या है तो मराठी, महाराष्ट्री की है मराठी। मागधी की उपभाषा है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और अर्धमागधी, जो कि सौर सेनी जो कि अपभ्रंश की है अर्धमागधी। इससे निकली हुई आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषा है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी की है पूर्वी हिंदी। हिंदी प्रदेश उपभाषाएं तथा बोलियां। अब हिंदी प्रदेश यानी हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली उपभाषाएं तथा इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है तो हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा इनकी बोलियां। हिंदी उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो रहा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौर सैनी अर्धमागधी तथा मागधी रूपों से हुआ है। किससे हुआ है तो हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौर सेनी मागधी और मागधी रूपों से हुआ है। अब है हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा का क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है तो हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है। ये प्रदेश हैं हिंदी भाषी प्रदेश, यानी यहाँ पर ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। ज्यादातर क्या, अधिकतर लोग हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी प्रदेश हैं। ये हिंदी प्रदेश हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार। अब है भाषा, यानी कौन सी भाषा की उपभाषा है और उसकी कौन सी बोली है तो भाषा है हिंदी। भाषा क्या है तो भाषा है हिंदी। इसकी उपभाषा पश्चिमी हिंदी। हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की बोलियां, यानी पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है तो पश्चिमी हिंदी में है खड़ी बोली। क्या है, खड़ी बोली या कौरवी। खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं तो खड़ी बोली को कौरवी। खड़ी बोली कौरवी। नंबर 3 है ब्रज भाषा। नंबर 4 है हरियाणवी। नंबर 5 है बुंदेली। नंबर 6 कन्नौजी। तो भाषा हिंदी है। हिंदी की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। फिर है पूर्वी हिंदी। अब है पूर्वी हिंदी यानी इसको याद करने की ट्रिक भी है, यानी ABC। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, यानी A से अवधी हो गए, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। पूर्वी हिंदी से नंबर 1 है अवधी। पूर्वी हिंदी की जो बोली है नंबर 1 है अवधी, नंबर 2 है बघेली, नंबर 3 है छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा है इसकी। राजस्थानी से निकली हुई बोली है पश्चिमी राजस्थानी। नंबर 1 है पश्चिमी राजस्थानी को ही मारवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं तो मारवाड़ी कहते हैं। नंबर 2 है पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहते हैं। फिर है नंबर 3 उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को क्या कहते हैं तो इसे मेवाती कहते हैं। क्या कहते हैं तो
उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं। यानी राजस्थानी उपभाषा है, इसकी निकली हुई बोली है राजस्थानी की। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहते हैं और उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं। नंबर 4 है दक्षिणी राजस्थानी को क्या कहते हैं, तो मालवी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी को क्या कहते हैं, तो मालवी कहते हैं। यानी राजस्थानी उपभाषा से निकली हुई बोलियां हैं, क्या हैं, तो पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। फिर है नंबर 4 यानी पहाड़ी उपभाषा है। पहाड़ी उपभाषा है, इसकी बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी यानी पहाड़ी नंबर 1 है, पश्चिमी पहाड़ी नंबर 2 है, मध्यवर्ती पहाड़ी को कुमाऊनी या गढ़वाली कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कुमाऊनी और गढ़वाली कहते हैं। फिर है बिहारी, नंबर 5 है बिहारी की उपबोली है। बिहारी जो कि हिंदी की उपभाषा है। बिहारी की बोलियां तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी से निकली हुई जो बोली है उसको वह है नंबर 1 भोजपुरी, नंबर 2 मगही, नंबर 3 मैथिली। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। खड़ी बोली अब है हिंदी भाषा, यानी भाषा हिंदी की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी से निकली हुई जो बोली है तो है खड़ी बोली। अब हम खड़ी बोली को डिटेल से पढ़ेंगे, यानी खड़ी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। किसमें होता है, तो 2 अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी, एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरे खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरे अर्थ में दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। इसी अर्थ में कौरवी का भी प्रयोग करते हैं। इसी अर्थ में कौरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी, कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी अर्थात शुद्ध माना है। ये माना है। तो दूसरों ने खड़ी यानी कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई, यानी खड़ी पाई माना है। खड़ी पाई यानी गया बड़ा का खड़ी पाई तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा। किससे जोड़ा है, तो उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। किससे हुआ है, तो खड़ी बोली के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र है, खड़ी बोली का क्षेत्र है देहरादून का मैदानी भाग। खड़ी बोली का क्षेत्र है देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर यहाँ खड़ी बोली जाती है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। लोक दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसमें पवाड़ा नाटक, कौन से नाटक,
तो खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफी अंश प्रकाशित हो चुका है, जिसका काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। क्या है? तो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं, यानी एक खड़ी बोली पर आधारित हैं। फिर है ब्रजभाषा। अब है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का अर्थ पशुओं या गौओं का समूह। ब्रजभाषा का अर्थ है, इससे प्रश्न बन सकता है, देखिए यहाँ पे, यानी ब्रजभाषा का अर्थ अगर यदि क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि ब्रजभाषा का अर्थ क्या है, तो पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह है। क्या है? तो पशुओं या गौओं का समूह, चारागाह आदि है। इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? पशुपालन की प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज भाषा कहलाता है, ब्रज क्षेत्र कहलाया। इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। किससे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है, मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा का क्षेत्र है, ब्रज भाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है ब्रजभाषा। साहित्य और साहित्य दोनों की दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। क्या है? तो बहुत संपन्न है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है, यानी इसका प्रयोग लोक भाषा में भी किया जाता है और साहित्य में तो अधिक से अधिक किया गया है। ब्रजभाषा में साहित्य रचना करने वाले कवि हैं। ब्रजभाषा में साहित्य रचना करने वाले कवि हैं सूरदास ने अपनी अधिकतर रचनाएं किसमें लिखी हैं? तो ब्रजभाषा में ही लिखी हैं। तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इनके प्रमुख कवि हैं, यानी ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं, ब्रज भाषा में लिखी हैं। हरियाणी। अब है हरियाणी। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति विवादास्पद है। हरि प्लस यान यानी कृष्ण का यान इधर से ही द्वारका गया था, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। इसलिए यानी हरि प्लस यान, कृष्ण का यान इधर से ही द्वारका गया था, यह कुछ लोगों का मत है। हरि प्लस अरण्य यानी हरा वन, इसका दूसरा अर्थ है हरि प्लस अरण्य यानी हरा वन तथा अहीर प्लस आना राजपुताना तेलंगाना की तरह आदि कई मत दिए गए हैं, यानी हरियाणी के कई मत हैं किंतु कोई भी सर्वमान्य नहीं है। ये मत सर्वमान्य नहीं है। इनका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली के आसपास है। इसका हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। क्या है? तो हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, यानी हरियाणी का क्षेत्र है हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग। अब है बुंदेली यानी इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र। इसमें ईश्वरी के फाग बड़े प्रसिद्ध हैं। इसमें बुंदेली
में ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। लोक गाथा आल्हा जिसे हिंदी साहित्य में भी स्थान मिला है। लोक गाथा आल्हा जिसे हिंदी में भी स्थान मिला है, मूलतः बुंदेली की एक उपबोली मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखी गई। किसमें लिखी गई है? तो बनाफरी में लिखी गई है। कन्नौजी कन्नौज यानी संस्कृत कान्यकुब्ज। कन्नौज यानी संस्कृत कान्यकुब्ज इस बोली का केंद्र है, अतः इसका नाम कन्नौजी पड़ा। इसका क्षेत्र है फर्रुखाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तो कन्नौजी। पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कन्नौजी की सौर सेनी, कन्नौजी भी सौर सेनी अपभ्रंश से निकली। किससे निकली है? तो कन्नौजी भी सौर सेनी अपभ्रंश से ही निकली है। फिर है अवधि। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। क्या है? तो अवधि का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है। जिस अवधि शब्द से बना, जो अवधि किससे बना है? तो अवधि शब्द से बना है। इसके उद्भव के संबंध में विवाद हैं। क्या है? तो इसके उद्भव के संबंध में विवाद हैं। अवधि का क्षेत्र है लखनऊ। अवधि कहाँ बोली जाती है? तो अवधि का क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच। ये क्षेत्र क्या है? तो ये क्षेत्र है अवधी भाषा के, यानी यहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि इन क्षेत्रों में अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कवि यानी अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं अवधी भाषा में लिखी हैं। वह मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान सबल सिंह आदि। बघेली, अब बघेली का क्षेत्र कहाँ है? बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेल खंड कहलाता। क्या कहलाता है? तो बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बघेल खंड कहलाता है। और वहां की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वहां की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? तो बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है। क्या मानता है? तो इसे अलग, बघेली को यानी जनमानस इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि ही की एक उपबोली ज्ञात होती है और जिसे दक्षिणी अवधि कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? तो इसे दक्षिणी अवधि कह सकते हैं। इसका क्षेत्र है बघेली का क्षेत्र है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। इससे ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसे दक्षिणी अवधि कह सकते हैं। इसका क्षेत्र है रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, महर तथा आसपास का क्षेत्र। यहाँ बघेली बोली जाती है। फिर है छत्तीसगढ़। अब है छत्तीसगढ़। मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण, यानी छत्तीसगढ़ मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। क्या पड़ा? तो छत्तीसगढ़ी पड़ा। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ। किससे हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र है सरगुजा। इसका क्षेत्र है सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि में छत्तीसगढ़ी
बोली बोली जाती है। आप लोग इसे याद करिएगा, ये एग्जाम में आएंगे, बोली से भी प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी राजस्थानी, अब है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी, राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी हिंदी को मारवाड़ी भी कहते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, यानी पश्चिमी राजस्थानी का विकास किससे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मीराबाई के पद भी इसी भाषा में है। किसमें? तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा में, यानी बोली में मीराबाई के पद भी मिलते हैं। मीराबाई ने अपनी रचना किस भाषा में की है? तो राजस्थानी भाषा में की है। उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी यानी उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर का तथा आसपास। मेओ जाति के लोग, मेओ जाति के इलाके, मेओ जाति के इलाके, मेओ जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मेवो के नाम पर इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली अहीरवाटी है। क्या है? तो इसकी एक मिश्रित बोली है अहीरवाटी, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो किससे हुआ है? तो उत्तरी राजस्थानी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उत्तरी राजस्थानी का क्षेत्र है गुड़गांव, दिल्ली, करनाल पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती हैं, पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती हैं। फिर है पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर यानी पूर्वी बोली, राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में या बोली बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो पूर्वी राजस्थानी जयपुर, इसका इलाका है जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में बोली बोली जाती है। इसकी आदि में या बोली बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली है जयपुरी, यानी इसकी प्रतिनिधि बोली है जयपुरी। इसकी प्रतिनिधि बोली है जयपुरी। क्या है? तो जयपुरी इसका केंद्र है जयपुर। जयपुर में पूर्वी राजस्थानी बोली बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तो जयपुर में बोली जाती है पूर्वी राजस्थानी। इसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी कोई ढूंढाती कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जयपुरी कोई ढूंढाड़ी कहते हैं, ढूंढाड़ी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूढ़ है। क्या है? तो इस क्षेत्र का नाम ढूढ़ है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। केवल क्या है? तो लोक साहित्य है। अब है दक्षिणी राजस्थानी, यानी इसका क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थानी का क्षेत्र इंदौर, उन्नाव, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इसके आसपास इसका क्षेत्र है। इसकी प्रतिनिधि बोली, यानी इसकी प्रतिनिधि बोली है दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी है। क्या है? तो मालवी है, जिसका मुख्य क्षेत्र है मालवा। क्या है? तो इसका मुख्य क्षेत्र है मालवा। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य और पर्याप्त लोक साहित्य हैं। क्या है? तो कुछ साहित्य और पर्याप्त लोक साहित्य हैं। अब है पश्चिमी पहाड़ी जौनसार इसका क्षेत्र है। पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र है जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास का क्षेत्र। यहाँ पश्चिमी पहाड़ी बोली बोली जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य। क्या है? तो केवल लोक साहित्य है। क्या है? तो केवल लोक साहित्य है। अब है भोजपुरी,
क्या है तो भोजपुरी। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम पड़ा है भोजपुरी। भोजपुरी क्या पड़ा है तो भोजपुरी। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस गली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। क्या है तो आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। क्या है तो हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे ज्यादा जो बोली बोली जाती है वो है भोजपुरी। क्या है तो भोजपुरी है। भारतेंदु प्रेमचंद आदि इसी क्षेत्र में रहे हैं, यानी भोजपुर क्षेत्र में रहे हैं, किंतु साहित्य में इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया है। इसका कोई प्रयोग नहीं किया है। अब है मगही। क्या है तो मगही संस्कृत मगध से विकसित इस मगह पर इसका नाम आधारित है। क्या है तो संस्कृत मगध से विकसित इस मगह पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना इसका क्षेत्र है। मगही का क्षेत्र है पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है तो मगही संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह यानी मगह इसके नाम पर आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफी हैं और कुछ ललित साहित्य भी हैं। मैथिली। अब है मैथिली यानी मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती। कहाँ बोली जाती है तो बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा इसका क्षेत्र है। मैथिली बोली का क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि। क्या है तो इसका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। तो क्या है तो लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन है, प्राचीन काल से चली आती है। यानी साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन से चली आ रही है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रस सिद्ध काव्य देने का श्रेय मैथिली को ही है। किसको है तो विद्यापति जैसे महान कवि का श्रेय मैथिली को ही है। इसके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि भी इसके अच्छे कवि रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए थैंक यू।